Okay, let's start this. So this one is actually and basically the respiration, human respiratory system. फर्स्ट से ही हम स्टार्ट करेंगे. ओके, सो देयर विल बी नो कन्फ्यूजन इन फर्स्ट चैप्टर एज वेल. Exercise 1.1. You can see there is a diagram shows the human respiratory system, and complete the table by naming each of the parts shown on the diagram. Choose from these names. आपको ये डिफरेंट नेम दिए हुए हैं. एयर सैक्स, ब्रोंक्यूल, ब्रोंकस, डायफ्राम, लंग, लेरिंग्स, intercostal muscles, rib and trachea as well. So they are saying that this is the diagram and you have to give the names of these all parts. There is A, B, C, D, J तक हमारे पास ये जा रहा है. ठीक है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप नेम देते हैं. दैट व्हाट आर दीज थिंग्स and what are the use of these things. First of all, A. अगर हम देखते हैं A को, तो ये क्या है? डायफ्राम. डायफ्राम. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डायफ्राम. Okay, the next is B. This one. इंटरकोस्टल मैं इसको थोड़ा मसल. सा ना जूम इन करती हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए. Like this. These are इंटरकोस्टल मसल. intercostal muscles. सी की तरफ आते हैं. दिस वन. ये एक्चुअली पूरे ऑर्गन की रिप्रेजेंटेशन है, तो हम इनको लंग्स कहेंगे. ठीक है, पूरे ऑर्गन की रिप्रेजेंटेशन है ना, तो लंग्स कहेंगे. उन्होंने बस एक खाली स्पेस को रिप्रेजेंट किया हुआ है. एंड दीज आर एयर सैक्स. yes exactly, these are air sacs. Okay, F. ब्रोंकस. हाँ, इसको हम ब्रोंकस कहेंगे, और जब हमारे पास इसकी ब्रांचेस हो जाएंगी तो फिर हम कहेंगे. एक मिनट, उन्होंने ई को कहा हुआ था एयर सैक, तो मैंने लिखा नहीं है. डी कहाँ है? डी लंग्स है. सी कुछ और था, सो सॉरी. सी को उन्होंने ये मसल्स की रिप्रेजेंटेशन है, और ये हमारे पास रिब्स हैं. ठीक है, तो सी जो आएगा उसे हम रिब्स कहेंगे. सी रिब्स है. फिर उसके बाद ये वाला लंग्स वाला था, और ये वाला एयर सैक्स है. और अब एफ़ की तरफ जो आ रहे हैं हम, वो हमारे पास ब्रोंकस है. उसमें उन्होंने 2 पॉइंट दिखाए हुए हैं ना, ये देखें. ये जो आपको इस तरह की नज़र आ रही है, ये हमारे पास मसल्स हैं. और ये जो वाइट पोर्शन, एक वाइट सा बीड नज़र आ रहा है, ये असल में रिब्स हैं. ठीक है, इन्होंने हमें रिब्स रिप्रेजेंट नहीं की हुई, लेकिन यहाँ पर रिब्स हैं. ठीक है, अच्छा जी, आगे देखते हैं जी पार्ट. दिस वन. दीज आर एक्चुअली ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंक्यूल. कि ये आगे डिवाइड हो गई हैं. ठीक है, एच की तरफ चलते हैं. एच. ट्रैकिया. yes exactly, this is trachea or
विंड पाइप भी हम कहते हैं और ट्रैकिया भी कहते हैं। एंड एट द लास्ट जे। लेरिंग्स। यस, लेरिंग्स कहेंगे या वॉइस बॉक्स कहेंगे। ओके। ओके, अब वो हमें कह रहे हैं कि हमें स्टेप बाय स्टेप इन सब की बताएं कि कौन कौन सा जो फंक्शन है वो क्या पार्ट प्ले कर रहा है, यानी कि क्या फंक्शन इसका प्ले कर रहा है, जो जितने भी हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। डिफरेंट हमें दिए हुए हैं। वो सबसे पहले पूछ रहे हैं कि जो लंग्स यानी कि सी पार्ट था हमारे पास, सॉरी लंग्स पे हमारे पास रिब्स थे। रिब्स क्या काम करते हैं? They protect the lungs and the other एग्जैक्टली, organs. क्योंकि ये हमारे पास ना एक स्केलेटन की तरह है। तो रिब्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स आ जाते हैं, जैसे लंग्स है, हार्ट है। तो ये इनसाइड दी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो जब हम रिब्स की बात करते हैं तो रिब्स आर एक्चुअली द हार्ट स्केलेटन फॉर द प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट इनर ऑर्गन्स। ओके, डी की तरफ चलते हैं। डी हमारे पास है लंग्स। लंग्स का मेन चीज़ यही है कि वो गैस एक्सचेंज के लिए रोल प्ले करता है, ठीक है। जी। ई पे हमने देखा था एयर सैक्स। एयर सैक्स क्या करते हैं? वो गैस एक्सचेंज ये भी करते गैस हैं। एक्सचेंज में ही होते हैं, क्योंकि अगर हम सिंपल कहें कि लंग्स का पार्ट है ऑब्वियसली, तो अगर लंग्स गैस एक्सचेंज कर रहा है तो ऑब्वियसली हमारे पास एयर सैक्स भी गैस एक्सचेंज ही करेंगे, ठीक है। लेकिन एक ठीक चीज़ है। और भी आ जाती है, ये सिर्फ गैस एक्सचेंज में फिर नहीं रहेंगे, सरफेस एरिया भी लार्ज कर रहे हैं। फॉर गैस एक्सचेंज इस तरह लिखना है। एफ ब्रोंकस। ब्रोंकस में एयर ट्रैवल करती है। एग्जैक्टली, ब्रोंकस भी हमारे पास गैस एक्सचेंज में ही है। असल में अगर हम इसके सिंपल वे में बात करें तो एफ़ को भी आप कह सकती हैं कि ये जो है वो एयरवेज है, ठीक है। एयरवेज टू लंग्स। ओके, जी हमारे पास था ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स ये भी एयरवे है। एच विंड पाइप है, ट्रेकिया है, तो ये भी पैसेज वे है, ठीक है। पैसेज वे। और लास्ट हम अगर जे की बात करते हैं तो वो लेरिंग्स है, तो ये साउंड प्रोडक्शन करेगा। ठीक है। ओके जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें वो कह रहे हैं कि एक चैलेंज है। चैलेंज ये है कि आपने ये बताना है इन योर ओन वर्ड्स, अपने ही अल्फाज में डिस्क्राइब करें द पाथवे डेट एयर टेक्स एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम आउटसाइड योर बॉडी इनटू एयर सैक्स। कौन सा पाथवे लेती है जो हमारी बॉडी है? तो उसके लिए तो हम काफ़ी डिटेल से बात कर चुके हैं कि एयर ट्रैवल करती है फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स और द माउथ, ठीक है। ठीक है। एयर ट्रेवल्स फ्रॉम nostrils
to pharynx, larynx, trachea पर आती है फिर, then is moved to the bronchi, to bronchioles, and then finally T6. हाँ हम कह सकते हैं alveolis of lungs. मार्क्स नहीं इन्होंने दिए हुए। अगर ये ज़्यादा मार्क्स का हुआ तो सिर्फ आप नेम्स नहीं लिखेंगे, बल्कि आप इसको थोड़ा सा एलैबोरेट भी कर देंगे कि नॉस्ट्रल्स में होता है तो एयर एंटर होती है, ठीक है, फेरिंग्स पहुंचता है तो थ्रोट की तरफ जाता है जो कि पैसेज वे है और कॉमन है एयर और फूड दोनों के लिए। लेरिंग्स की तरफ आएगा तो ये नेक्स्ट ट्रैवलेंस है जो कि वॉइस बॉक्स भी है जिसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें थोड़े से ना आगे डिटेल ऐड करेंगे अगर वो आपको ज़्यादा मार्क्स का देते हैं तो। ठीक है। Learning surface area and the body mass. This exercise provides you with data about 6 different mammals. You will practice looking for correlations in data and suggesting explanation for the pattern that you found. Okay. यहाँ पर हमारे पास जो है टेबल दिया हुआ है इन्होंने और वो कहते हैं कि मैमल्स सारे दिए हुए हैं, बॉडी मैस है उनका, टोटल सरफेस एरिया। वो कहते हैं कि जो एंट्रीज टेबल में हैं आर नॉट इन अ वेरी हेल्पफुल ऑर्डर, वो तरतीब से नहीं है। कंप्लीट द टेबल बाय ऑर्गेनाइजिंग द एंट्रीज इन अ वे दैट मेक्स इट ईजियर टू सी एनी पैटर्न इन द डाटा। अच्छा देखें, हमारे पास जो बॉडी मैस के अकॉर्डिंग है ना, हम उसको कर लेते हैं। सबसे पहला जो कम मैस है वो है माउस का, राइट, इसका 20.2 है, बाकी सबका ज़्यादा है। तो सबसे पहले माउस आ जाएगा, जो कि आ रहा है हमारे पास 20.2 में, और टोटल सरफेस एरिया जो है इसका वो 0.1 है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 20 तो 3 रेड आ रहा है, ठीक है, रेड आ रहा है जो कि 300.4 में है और इसका सरफेस एरिया है 0.8। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है रैबिट। रैबिट का जो है वो टोटल सरफेस एरिया टोटल ग्राम जो है वो 400.3 है और सरफेस एरिया 8 है। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है फॉक्स। फॉक्स में हमारे पास 20,000.5 और 40 इसका सरफेस एरिया। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है 2000 के बाद 8000 ह्यूमन, ठीक है, 8000.1, ठीक है, और सरफेस एरिया इसका 70 है। इसके बाद हमारे पास शीप 68,000.5 और 60। ठीक हो गया, हमने इसको सबको वो कर दिया है एक टेबल में तरतीब के साथ। अब हमें ये बताना क्या चाह रहे हैं, हमने ये देखना है कि हमारे पास सरफेस एरिया का कोरिलेशन क्या बन रहा है, यानी कि बॉडी मैस और टोटल सरफेस एरिया का एयर सैक्स के अकॉर्डिंग क्या वो बन रहा है रिलेशन। जब भी दो क्वांटिटी की बात आती है तो हम उसके रिलेशन की बात करते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो मैमल्स हैं, अगर स्मॉलर बॉडी मैस है देन इट विल कोरिलेट्स विद द लार्ज रिलेटिव एल्वियोलर सरफेस एरिया, ठीक है, ताकि एफिशिएंट गैस एक्सचेंज हो सके टू मीट द हायर मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। अगर देखें हम इसको, शीप का 68,000 है तो हमारे पास 60 आ रहा है इसका, ठीक है। इसी तरीके से शीप बाद में आना था, ह्यूमन बाद में आना था, शीप पहले आना था, ठीक है, 8000 था उसका।
ह्यूमन का 8000 है तो इसका 70 टोटल सरफेस एरिया आ रहा है। इसका ये मतलब है कि जो कोरिलेशन है ना वो एफिशिएंट गैस एक्सचेंज के लिए है। अगर हमारे पास लार्ज सरफेस एरिया अगर हम चाहते हैं तो हमारे पास जो बॉडी मास है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। बात समझ आ रही है? सो बेसिकली देखें जी मिस आ रही है। ओके अगर हम देखें इसको कि हमारे पास अगर सरफेस एरिया ज़्यादा हो रहा है, अगर बॉडी मास ज़्यादा हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग सरफेस एरिया भी ज़्यादा हो रहा है। अब माउस का जो है वो 20 ग्राम है तो टोटल सरफेस एरिया 0.1 है। रैट का उससे ज़्यादा बड़ा हो तो 0.8 हो गया। रैबिट का 400 आया तो 8 हो गया। फोक का 2000 आया तो 40 हो गया। सो बेसिकली अल्टीमेटली एट द एंड अगर हम ये बात करते हैं कि अगर हमारे पास बॉडी मास इंक्रीज़ कर रहा है तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज़ कर रहा है। दैट्स मीन it is actually representing the directly proportional to each other. If there will be large body mass then it will be increases the large surface area. Okay, Okay. and why there is a large surface area? Because large surface area allows for more efficient uptake of the oxygen and release of carbon dioxide. Okay. Okay. उसमें दोबारा इन्होंने ये कहा हुआ है कि रिलेशनशिप यू हैव डिस्क्राइब्ड। एक्सप्लेनेशन हम इसकी यही देंगे बिकॉज वेन एवर देर विल बी, आपने सबसे पहले तो यहाँ पर ये बताना है कि ये डायरेक्ट रिलेशन में थे। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कह लें, रिलेशन कह लें, एक ही बात है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इफ़ देयर विल बी लार्ज बॉडी मास then there will be large surface area. And why this is happening? Because a large surface area allows for more efficient uptake of the oxygen and release of carbon dioxide. Okay, Okay. for the high metabolic rate. Okay, next moving towards the breathing 1.3 exercise, measuring the lung volumes. So in this exercise they are showing that there is a, you complete a result table, then you calculate the mean value and draw in the bar chart. Okay, and Sophia and Zara want to know if learners who play wind instruments in the school orchestra can push more air out of the lungs than learners who play strings instrument. The girls take a large empty bottle. They mark a scale on the side to show the volume. अच्छा, अब वो ये हमें कह रहे हैं कि हमारे पास ये पूरा इन्होंने सिनेरियो दे दिया है, ठीक है। पूरा हमें एक्सपेरिमेंट दे दिया है। असल में वो हमसे यहाँ पर ये शो करवाना चाह रहे हैं कि अगर हम वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली बात करते हैं तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा और कौन एफिशिएंटली जो है वो वर्क कर सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि अगर हम एक्सरसाइज करते रहें तो आपके जो ऑर्गन्स हैं वो ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करते हैं। एक एथलीट के जो ऑर्गन्स होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करते हैं एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन जो कि एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, ठीक है। बात समझ आ रही है? सो बेसिकली यहाँ पर भी हमारे पास कुछ इसी तरह की कंडीशन है। वो हमें सारी सिचुएशन बता रहे हैं कि इस तरह से हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है और उस एक्सपेरिमेंट को देखते हुए हमने देखना है कि किसका जो है वो एफिशिएंटली वर्क कर रहा है और किसका एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहे लंग्स वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो उन्होंने हमें कहा है कि एक एक्सरसाइज है और सोफ़िया और ज़ारा जानना चाहती हैं कि जो हमारे पास विंड इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं इन द स्कूल ऑर्केस्ट्रा वो ज़्यादा एयर को पुश कर सकते हैं अपने लंग्स में दैन द लर्नर्स जो कि स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं, जिनका हाथ का काम है, जिनका माउथ का या हवा का काम नहीं है, ठीक है। अब वो जो गर्ल हैं टेक अ लार्ज एम्प्टी बॉटल, उन्होंने एक लार्ज एम्प्टी बॉटल ले ली है और उन्होंने मार्क कर दिया स्केल ऑन दी साइड टू शो द वॉल्यूम, ठीक है। 10 उन्होंने जो है वो मार्क कर दिया साइड पर। डिस्क्राइब हाउ सोफिया एंड ज़ारा कैन मेक द स्केल ऑन द बॉटल। देखिए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, द स्केल ऑन द बॉटल कैन मेड बाई द रिपीटेडली पॉरिंग नॉन वैल्यूज़, ठीक है। जो वॉल्यूम उनको पता है उस वाटर का ग्रेजुएटेड सिलेंडर से वो बॉटल में करेंगे वो, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये जो ग्रेजुएटेड सिलेंडर है
इसको हम यूज़ करेंगे, इसको बिल्कुल इसके पास लेके आएंगे। अगर आप मेजरमेंट करना चाहें तो ऐसे भी कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप ग्रेजुएटेड सिलेंडर को एक नॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर से फिल कर लें। जैसे मैं कहती हूँ कि उन्होंने 100 वॉल्यूम लेना है, तो मैं इसको 100 वॉल्यूम तक फिल कर लूँगी, ठीक है। ऑलमोस्ट जहाँ तक भी बनता है, अगर 100 नहीं तो कम वॉल्यूम तक मैं इसको फिल कर लूँगी। उसको केयरफुली पॉर करूँगी वाटर को ग्रेजुएटेड सिलेंडर से उस एम्प्टी बॉटल में, ठीक है। जब उस एम्प्टी बॉटल में उसको पॉर करूँगी तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कितना होगा। अगर मैंने 70 ग्रेजुएटेड सिलेंडर में लिया था तो वो 70 आएगा, राइट। तो वो जितना हमें नज़र आ जाएगा, तो हम मार्क कर लेंगे कि यहाँ तक जो हमारा बॉटल है वो 100 ml तक बन रहा है। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, दोनों में डिफरेंस आएगा वो इस वजह से कि अगर हम इसका सरफेस एरिया देखें तो ये नैरो है, अगर हम इसका सरफेस एरिया देखें तो ये एक्सपेंड हुआ हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसका 100 तक यहाँ तक लेती हूँ तो ये 100 माइट भी पॉसिबल यहाँ तक आए, ठीक है, क्योंकि ये लार्ज सरफेस एरिया में है और ये स्मॉल सरफेस एरिया में है। बात समझ आएगा क्या। तो अगर हम लेना चाहते हैं कि हम स्केल को मार्क करें बॉटल पर, तो हम क्या करेंगे, पहले फिल करेंगे ग्रेजुएटेड सिलेंडर को एक नॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर के साथ। फॉर एग्जांपल हमने 100 ले लिया, फिर उसके बाद पॉर कर देंगे वाटर को फ्रॉम द ग्रेजुएटेड सिलेंडर इन द एम्प्टी बॉटल, ठीक है। नेक्स्ट वो हमें कह रहे हैं Sophia and Zara fill the bottle with the water. They turn the full bottle upside down when it's open top in a large container of the water. Marcus plays a wind instrument. The girls ask Marcus to blow into the bottle as hard as he can. They use the scale to record how much water Marcus can push out of the bottle. Then they test 8 more musicians. ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने हमें कहा है कि जो क्वेश्चन है बेसिकली उन्होंने ब्लो करवाया म्यूजिशियन के थ्रू। उन्होंने कहा कि बॉटल में ब्लो करो, ठीक है, जो बॉटल है हमारे पास वाटर वाली उसमें वो ब्लो करेगा, ठीक है। और फिर हमने देखना है कि कितना वो पुश आउट कर सकता है, ठीक है, कितना पुश आउट कर सकता है, मतलब ये कि कितना हमारे पास जो है वो हमारी जो मीटिंग है कुछ देर में एंड हो जाएगी, मैं आपको दोबारा लिंक सेंड कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखना ये है कि हमारे पास जो म्यूजिशियन है वो कितना पुश आउट करता है मॉस्ट वाटर को। ये इसलिए है ताकि हम देख सकें कि हमारे पास डाटा क्या आता है हर एक म्यूजिशियन के रिलेटेड, ठीक है। अगर हमारे पास एक रिलेशनशिप बनता है कि इंस्ट्रूमेंट और अमाउंट ऑफ वाटर जितना पुश हुआ है उन दोनों के दरमियान, तो उसके रिकॉर्डिंग हम वो करेंगे, देखेंगे कि कितना किसने पुश किया है। अब यहाँ पर जो हमारे पास इन्होंने दिखाया हुआ है वो ये कह रहे हैं कि टोटल जो है वो हमारे पास आ रहा है बॉयज़ वो प्ले दी विंड इंस्ट्रूमेंट। उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि विंड इंस्ट्रूमेंट वाले ज़्यादा कर रहे हैं या जो बॉयज़ हैं जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट वाले हैं वो म्यूजिशियन ज़्यादा कह रहे हैं। अच्छा जी, देखिए यहाँ पे विंड इंस्ट्रूमेंट 2100 सेंटीमीटर क्यूब, 1965 सेंटीमीटर क्यूब एंड 2005 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये तीन आए, अगर हम इसको सम अप करते हैं तो 0 7 0 6 ये टोटल बनता है, ठीक है। अगर हम अब कैलकुलेट करते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ जो विंड जो गर्ल ने किया है वो 1950 है। इसी तरीके से वो बॉयज़ जो प्ले कर रहे हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट को, इनको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सम अप कर लेते हैं। देन इट विल बी 5 1 8 एंड 3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और इसी तरीके से एट द लास्ट वो गर्ल्स जो कि प्ले कर रही हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, तो ये बन रहा है हमारे पास 0 0 7 एंड 5, ठीक है। ये हमारे पास सारी कैलकुलेशन आ गई है।
6070 सेंटीमीटर क्यूब, 1950 सेंटीमीटर क्यूब, 3815 सेंटीमीटर क्यूब एंड 5700 सेंटीमीटर क्यूब। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आई है? सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आई है यहाँ पे? 38। 38 ज़्यादा तो नहीं होता हो। एक मिनट। अच्छा एक 16। ठीक है, हाँ हाँ करें करें। जो फर्स्ट वाली है। एग्जैक्टली फर्स्ट 6070, ठीक है। अब 6070 हमारे पास सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है। इसका ये मतलब है कि वो बॉयज़ जो कि प्ले करते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट को, उन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ पर ब्लो किया है करके वाटर को। जो स्केल हमारे पास आया है, यानी कि पुश आउट ऑफ द बॉटल से वाटर लेकर आए हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब वो हमें ये कह रहे हैं कि कंप्लीट दी सोफिया एंड ज़ारा रिज़ल्ट टेबल। अब हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि जो हमारे पास ऊपर उन्होंने हमें सिंपल दिया हुआ था, हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पर्सन कौन सा है? पर्सन यानी कि फर्स्ट या सेकंड, बॉय है और विंड है। 2100 था, फिर हमारे पास 1965 था। सारी यहाँ पर हम जल्दी जल्दी मैं वैल्यूज़ लिख देती हूँ। थर्ड भी है, बॉय विंड इंस्ट्रूमेंट को प्ले करता है। और ये हमारे पास 2005 लेकर आया है। फिर उसके बाद 4 है, गर्ल है, और गर्ल ने कितना किया था? 1950 बस, और विंड इंस्ट्रूमेंट ही प्ले करती है 1950, ठीक है। इसके बाद 5 बॉय स्ट्रिंग प्लेयर है, और स्ट्रिंग प्लेयर ने कितना किया था? ऑलमोस्ट स्ट्रिंग प्लेयर ने 1865 एंड 1865। इसी तरीके से 6 बॉय है, स्ट्रिंग है, और 1950 है। इस तरीके से 7 की अगर हम बात करते हैं तो 7 में दोबारा गर्ल आ जाती है, स्ट्रिंग है, ठीक है। और कितना की है? 1905। इसके बाद फिर से एक गर्ल आ जाती है, और इसने किया है 1910। स्ट्रिंग की है, यहाँ पर स्ट्रिंग लिखेगा 1910। इसी तरीके से 7 आ जाती है, गर्ल है एंड स्ट्रिंग, एंड इट गिव्स अस 1885, ठीक है। ये हमने सारी इसकी डाटा यहाँ पर लिख लिया है। अब वो हमें ये कह रहे हैं कि हमने जितना भी यहाँ पर डाटा लिखा है ये कैलकुलेट करें। मीन वैल्यू वॉल्यूम जो हमारे पास आता है वो क्या आता है, यानी कि हम कितना मीन आउट वॉल्यूम निकाल रहे हैं। टू कैलकुलेट द मीन ऑफ 3 वैल्यूज़, देन अप एंड डिवाइड बाई 3, शो योर वर्किंग। जब हमने मीन निकालना होता है ना, तो मीन में हम क्या करते हैं? एवरेज वैल्यू निकालते हैं। यानी कि मैं आपसे कहती हूँ कि हमारे पास अगर मीन वैल्यू मैं निकालना चाहती हूँ दी बॉयज़ हु प्ले दी विंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये 3 थे हमारे पास, ठीक है। इन तीनों का मैंने सम ऑलरेडी वहाँ पर ऊपर निकाल लिया। तो अब आप क्या करें? इसको 3 पे डिवाइड कर दें। यहाँ पर जो था हमारे पास 1 था, तो इसको 1 पर डिवाइड कर दें। यहाँ पर कितने थे? 2 थे, तो इसको 2 पर डिवाइड कर दें। यहाँ पर कितने हैं? 3 हैं, तो इसको 3 पे डिवाइड कर दें। इज़ इट क्लियर? बात समझ आ रही है? जी। ठीक है। यानी कि मीन क्या होता है? जितनी आपके पास टोटल वैल्यूज़ हैं उनको सम करें और टोटल वैल्यूज़ के सम पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 3 थे, नंबर्स कितने थे? 3 बॉयज़ हैं, और सम कितना आ रहा है? 6070 आ रहा है। तो मैं इसको 3 पे डिवाइड कर दूँगी, डैट इज़ ऑलमोस्ट 2023.6, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास 1950 है, तो 1950 ही रहेगा। थर्ड में जो सम आ रहा था 3815, देन इट विल बी डिवाइडेड बाई 2, तो ये आया हमारे पास 1907.5। देन एट द लास्ट 5700, देन इट डिवाइडेड बाई 3, इट गॉट 1900, ठीक है। सम बेशक ये वाली पॉइंट्स रहने दें, तो 2023, 1907 एंड 1900। अभी भी देखें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा किसका सम आ रहा है? एवरेज वैल्यू किसकी आ रही है? विंड वाले की, ठीक है। टू कैलकुलेट द मीन ऑफ द वॉल्यूम्स एंड देम डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो विंड वाले की हमारे पास क्या वैल्यू आई है? 2023।
पॉइंट में लिखना चाहें तो लिख लें, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब वो कहते हैं कि मीन वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड फ्रॉम हु स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, तो उसकी भी हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया पहले। जो विंड वाले हैं उनकी आ रही है हमारे पास 1907, ठीक है। मुश्किल तो नहीं होती है कोई भी, हम सिंपल सा वर्क कर रहे हैं। और फिर जो गर्ल्स हैं जो प्ले कर रही हैं स्ट्रिंग को, उसमें भी हमारे पास 1900 आ रही थी, तो यहाँ पर मैं 1900 सेंटीमीटर क्यूब लिख दूँगी, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि जो आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं वो कंप्लीट करें बार चार्ट को टू शो द सोफिया एंड ज़ारा रिजल्ट्स, ठीक है। बार चार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे वैल्यू आई थी 2023, तो 2023 आ रहा था, तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास बनेगा ये 21, 2 एंड ये 3, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाएगा, क्योंकि हमने ना ये भी देखना होता है कि हमारे पास उन दोनों के दरमियान कितनी लाइंस हैं। ये 2020 है तो ये 2030 है, इसका ये मतलब है कि 10 लाइंस होंगी, ऐसा ही है। 2020 to 2030 इसका मतलब है कि 10 लाइंस होंगी, इनमें 10 का गैप है, राइट, ऐसे ही है ना। Yes. ओके, तो इसको हम फिर 5 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 5 हमारे पास यहाँ तक आ रहा होगा और 2023 आ रहा होगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2023, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट यहाँ पर बन रही है। तो जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो ये किसकी वैल्यू आ रही थी, ये हमारे पास वो वैल्यू आ रही है जो कि विंड इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं बॉयज़, ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ पर मैं एक डॉट लगा देती हूँ। ठीक हो गया, मैंने यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। मैंने क्यों यहाँ पर डॉट लगाया है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है नीचे वो इस लाइन में आ रही है बिल्कुल, ठीक है। हमने उसके अकॉर्डिंग देखते हुए ग्राफ बनाना है, जो हमें वैल्यूज़ नीचे दी हुई हैं, जो हमें पॉइंट्स दिए हैं नीचे, ठीक है। यहाँ पर बॉय विंड वाली लाइन आ रही थी, तो मैंने बिल्कुल उसके एग्जैक्ट यहाँ पर एक डॉट ऐड कर दिया। अब गर्ल्स जो कि विंड को कर रही हैं वो हमारे पास आ रही है 1950, ठीक है, 1950। तो 1950 देखेंगे हमारे पास कहाँ पर आ रहा है, ये रहा 1950, ठीक है। और गर्ल्स विंड वाली जो लाइन आ रही है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर आ रही है, ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट आ रही है उन्होंने कहा है वो आ रही है बॉय स्ट्रिंग्स, और बॉय स्ट्रिंग कितने थे 1905, जो स्ट्रिंग प्लेयर थे वो 1905 उसकी वैल्यू आई थी, तो 1905 है, देन ऑलमोस्ट 5 का डिफरेंस होगा ऑब्वियसली। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करती हूँ। यहाँ पर 10 का डिफरेंस है, तो ऑलमोस्ट हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ रही है 5 वाली, ठीक है। तो बॉय स्ट्रिंग्स में हम यहाँ पर इसको इधर कर देंगे, ठीक हो गया। एंड एट द लास्ट गर्ल्स स्ट्रिंग वाली हमारे पास 1900 आ रही है, तो 1900 यहाँ पर आएगा। इसी पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि ये ग्राफ आपने ड्रा करना है, सिर्फ ऐसे ही नहीं आपने लिखना है, ठीक है। कंप्लीट द बार चार्ट। तो बार चार्ट के लिए हम क्या करते हैं, इन सबको इस तरीके से कर देंगे, ठीक हो गया जी। ये ऊपर तक नहीं जाएगा, सॉरी। जहाँ तक हमने डॉट्स ऐड किए हैं सिर्फ मैं वहीं से उसको वो कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ वहीं तक बन रही हैं और गर्ल्स तो बिल्कुल ही यहाँ तक आ गई है, ठीक हो गया। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आ रही है, सबसे ज़्यादा वैल्यू गई है बॉयज़, वो बॉयज़ जो कि विंड इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब ये देखें, अब वो हमें क्या कह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट 1.3 बी लुकिंग एट द डाटा ऑन द लंग वॉल्यूम। In this exercise you will look for the patterns in the data, then you think about how to improve an experiment. Look at the experiment at the Sophia and Zara. Did
which is described in exercise 1.3a. अच्छा, अब सोफिया क्या कह रही है? I think our results show that boys can push out large volumes of the air than lungs. और यहाँ पर सेकंड क्या कह रही है ज़ारा? आई थिंक आवर रिजल्ट्स शो दैट पीपल हु प्ले विंड इंस्ट्रूमेंट कैन पुश आउट लार्जर वॉल्यूम्स ऑफ एयर दैन पीपल हु प्ले स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आपके ख्याल में ज़ारा सही कह रही है या सोफिया सही कह रही है? दिस वन आई थिंक इज़ सोफिया एंड दिस वन इज़ ज़ारा. यस बुशैर. Miss मेरे ख्याल से ज़ारा सही कह रही है. कैसे? जो ये कह रही है कि people who play wind instruments can push out larger volume of air than people who play string instruments. तो मेरे ख्याल से वो सही कह रही है. बिकॉज देखें, सोफिया क्लेम्स ये कह रही है कि पुश आउट दी बॉयज़ और गर्ल्स वाला तो कोई काम ही नहीं था यहाँ पे. पहली तो चीज़ ये है, ठीक है. ज़ारा क्लेम बेसिकली ये कह रही है कि वो पीपल या बॉयज़ जो कि प्ले करते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट्स को, वो पुशअप कर सकते हैं, पुश आउट कर सकते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर को. क्यों? बिकॉज देन दी पीपल हु बेसिकली प्ले दी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज हम ये कह सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे सोफिया इज़ नॉट राइट. ठीक है, उन्होंने कहा इज़ सोफिया राइट? नो. वाई? बिकॉज दिस एक्सपेरिमेंट was in between wind instruments player and string instruments player. Okay, rather than boys and girls. Okay, is Zara right? Okay. Yes, because wind instrument boys player